नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स क्या कुछ रहे, किस तरह से उन्होंने हमारे शरीर पर प्रभाव डाला। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जानकर आप जागरूक हो सकते हैं और अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के लोगों के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित किया। एक सर्वे के मुताबिक कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हुए वो आज भी किसी न किसी साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, जैसे थकावट बनी रहना, जॉइंट्स पेन, अवसाद और स्ट्रेस, एकाग्रता में कमी रहना, मेंटली फोकस ना कर पाना, साथ ही टेस्ट और स्मेल में क्षमता में कमी आना। इसके अलावा किडनी पेशेंट्स, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों में कुछ बदलाव भी आए, जिसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे बचने के लिए सही जीवन शैली को अपनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधियों, योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जाना चाहिए। तो चलिए अब आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपांकर भौमिक, जो हैं प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, जो हैं इंटर्निस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट, वैशाली गाजियाबाद मैक्स हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन मल्होत्रा जी भी, जो है PGIMS रोहतक से पेन मैनेजमेंट के हेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भौमिक, आपसे जानना चाहेंगे, हमने बात की कि किस तरह से किडनी की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किडनी पर पड़ा कोविड के दौरान, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है? किडनी के जो लक्षण है शुरुआत में पता ही नहीं चलता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि गुर्दे में कुछ बीमारी हो, इसलिए लोग अपने टेस्ट करते नहीं हैं और पता लगता नहीं है कि गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब आते हैं पहली बार अस्पताल में, जब पेशाब का जांच किया जाता है, ब्लड का जांच किया जाता है, कोविड का टेस्ट भी किया जाता है, तब पता चलता है कि पहले से गुर्दे का बीमारी हो। इन एडिशन ये भी बात सही है कि गुर्दे में जो है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, उसको हम एस रिसेप्टर कहते हैं, वो मौजूद है, हमारे फिल्टर में मौजूद है, ट्यूब्यूल्स में मौजूद है, ब्लड वेसल में मौजूद है, और उसी के माध्यम से ये जो कोविड का जो वायरस है उसके अंदर प्रवेश करता है और उसका बुरा नतीजा गुर्दे पे भी दिखाई जाता है। इसीलिए सब्सिक्वेंटली जब पेशेंट बीमार हो जाता है उसका गुर्दे के फंक्शन जो है वो कम हो जाते हैं, कभी कभी उसे काफ़ी डायलिसिस भी देना पड़ता है। जी, लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद हमें डायबिटीज हो गई। शायद बहुत से लोगों ने टेस्ट के बाद जाना कि वो डायबिटिक पहले से ही थे, लेकिन जांच जब हुई तब उन्हें पता चला कि डायबिटीज है। 99% केसेस में जो हमें ओपीडी में मिलते हैं वो किसी और कारण से ओपीडी में आते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि भाई कोविड का टेस्ट कराने या जुकाम सर्दी खांसी की वजह से आए, आपने बीपी ना पाया तो पता चलता आपको बीपी भी है, या आपने जब शुगर टेस्ट कराया तो पता चलता है शुगर भी है। इस पूरे टाइम में हमने ये देखा कि पेशेंट जो कोविड के आते हैं, जब हम उनका रैंडम सैंपल करते हैं तब उनका शुगर हाई निकलता है। फिर हम लोग एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें कि पिछले 3 महीने की शुगर का पता चलता है, वो भी यूजुअली रेज था। तो इसका मतलब था कि काफी पेशेंट्स को तो पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है। वो आए तब जाके पहली बार जब कोविड का टेस्ट कराया, कोविड के लिए हमने भर्ती किया या कोविड का इलाज शुरू करने से पहले जब शुगर किया तब पता चला कि उनको शुगर भी है। जी, तो नवीन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें पेन रहता है, हमें टायर्डनेस रहती है, उस वक्त और अब में क्या बदलाव है? उस दौरान आपने कैसे पेशेंट्स को काउंसिल किया? हर मरीज यही कहता है कि जी मेरे को शरीर में ऐसा लगता है जान ही नहीं है, मैं कपड़े नहीं बदल सकता, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, मुझे कंघी करनी हो तो मुझे कंधों में दर्द होता है। ये वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण तकरीबन हर मरीज में पाए गए, और जब कोविड खत्म भी हो गया उसके बाद भी मरीजों की ये कंप्लेंट रही है कि जी हमें तो कोविड का टेस्ट नेगेटिव आए हुए 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी भी हमारे शरीर में, हमारे कंधे में, हमारे कमर में, हमारे गोडों में दर्द है, और इसके लिए वो परेशान भी रहते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस एक ऑटो इम्यून इफेक्ट इंड्यूस करता है बॉडी के अंदर, मतलब जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है, जिससे एक प्रकार से जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेटरी सूजन वाला रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जिससे कंधों के अंदर, कमर के अंदर, गोडों के अंदर दर्द होता है, और मरीज
थकावट भी महसूस करता है और एक प्रकार से डिप्रेस हो जाता है कि मैं अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहा हूं जी। इसका सबसे जो उपाय है मरीजों की काउंसलिंग है कि उनको ये समझाना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि इन लक्षण से घबराइए मत। ये धीरे धीरे 2 से 3 हफ्तों के अंदर 90% तक कम हो जाएंगे। आपको अपनी बॉडी को पेस करना है, एकदम से अपनी एक्टिविटी मत बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ये दर्द आपका बॉडी धीरे धीरे उससे आगे उबार लेगी अपने आप को। आपको आराम भी करना है पर साथ साथ कुछ गतिविधि भी करनी है। दूसरा, पौष्टिक आहार जरूर लीजिए, जिसमें जो आपके शुगर के लेवल के हिसाब से फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाइए, और सैलेड्स जरूर लीजिए। भौमिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, गुर्दों की जब हम बात करते हैं तो जो किडनीज हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत आखिर में पता चलते हैं। तो ऐसे में जो पेशेंट्स अब उन्हें पता लगा है कि किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है शुरुआत में? जब तक किडनी का जो फंक्शन है 40% तक कम नहीं हो जाता, मतलब 50 से 60% ऑलरेडी खराब नष्ट हो गया हो, उसके बाद ही पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? शुरुआत में ब्लड प्रेशर रेज, क्योंकि किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक जो आपने कहा जो फिल्टर का काम है, दैट वो तो है ही है, उसका अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैनेजमेंट। तो किडनी पेशेंट्स में 80% पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्लस किडनी का एक और बहुत वाइटल काम है हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना। हमारा जो खून के लाली है हीमोग्लोबिन, उसका जो मेंटेनेंस जो है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसमें किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और अनीमिया है, खून की कमी है, पैरों में सूजन है, मतलब किडनी का प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली उसे है। ये वो लक्षण है। ये लक्षण है। तो इसका कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम यूरिन का सिंपल टेस्ट है, जिसमें हम यूरिन में ग्लूकोज तो देखते ही हैं, वो तो बहुत सभी को पता है। उसके अलावा एक और उसमें कलर स्ट्रिप होता है, उसमें प्रोटीन जो लीकेज है वो डिटेक्ट हो जाता है। ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट डायबिटिक्स को हर साल ये ज़रूरी है कि अपना यूरिन का एक बार डिपस्टिक टेस्ट ज़रूर कराएं। यूरिन टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में हम ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन मापते हैं, और उससे हम जो फिल्ट्रेशन का जो रेट है हम एस्टिमेट करते हैं, उसे हम EGFR कहते हैं। सो EGFR का एस्टिमेशन ब्लड टेस्ट के दौर से किया जाता है, एंड फिर पता चलता है कि कितना परसेंट फंक्शन है। जी। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे, हमें अब डायबिटीज हो गई है कोविड के बाद, तो ये किस तरह से पता चलता है और क्या कारण था कि इस वजह से इन्हें डायबिटीज हुई? यूजुअली टाइप 1 जो होती है वो बचपन में होती है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होता है। जब पैनक्रियास बिल्कुल ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो उसको हम टाइप 1 कहते हैं। दूसरी होती है टाइप 2 जो बड़ों में होती है। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन कम होता है, या फिर वो इंसुलिन जो बन रहा है वो ठीक से शरीर में काम नहीं करता, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जब तक 50% सेल हमारे आइलेट्स सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, जब तक वो काम कर रहे होते हैं, जब तक हमें ब्लड शुगर हमारी रेज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे आज डायग्नोज हुई तो मेरी शरीर में आज से शुगर हो गई है। ये प्रक्रिया जो है मेरे शरीर में 15 साल पहले से चल रही है। ठीक है, तो ये टाइप 2 में ये खास बात होती है कि टाइप 2 वाले पेशेंट ये कहते हैं कि साहब मैं तो कल मीठा खा लिया था, इसलिए आज शुगर आ गई। मैं तो कल खीर खा के आई थी, या मैंने कल आम खा लिया, इस वजह से शुगर आ गई। ऐसे नहीं है। डायबिटीज में मीठा खाना प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसे नहीं कि मीठा खाने से ही आपको डायबिटीज हुई है। ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जिसमें शरीर की बहुत सारी रीजंस की वजह से अपने जो आइलेट सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, या तो वो आइलेट सेल्स कम हो जाते हैं, या आइलेट सेल्स में जो इंसुलिन बनता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये प्रोसेस जो डिस्ट्रक्शन का है, या जो ये सेल्स का खत्म होने का जो प्रक्रिया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। ये ऐसा नहीं कि आज आपको शुगर डायग्नोज हुई, आपने दवाई शुरू कर दी तो जो सेल्स का मरना है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो चलता रहता है जी। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक पेन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्हें कीमोथेरेपी दी जा रही होगी, उस वक्त और अब कितना बदलाव आया है, और अब पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? कोविड का एक बड़ा चैलेंजिंग सा एटमॉस्फेयर था, जहां पे पेशेंट्स को अस्पताल आने में भी डर लगता था और अस्पताल पहुंचना भी कई बारी मुश्किल होता था। हर कोई साधन संपन्न नहीं है कि अपना साधन लेके अस्पताल पहुंच पाता था। पर मैं अपने इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि देश भर के सभी इंस्टीट्यूट को सलाम करता हूं।
सब डॉक्टर्स को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस पैंडेमिक के अंदर जज्बा रखा, ना सिर्फ कोविड को ट्रीट करने के लिए, पर इसके साथ साथ जो और बीमारियां भी थी, चाहे वो कैंसर की थी, चाहे वो और मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उनका इलाज भी साथ साथ चलता रहा। कोविड मरीजों में जब एनीमिया बहुत कॉमनली देखा गया है, और एनीमिया से भी बहुत थकावट होती है, और दूसरा साथ साथ जब डायबिटीज बढ़ती है तो उसके अंदर भी नसों के ऊपर अटैक होता है, और मरीज आमतौर पे कहते हैं कि जी हमें सुइयां सी चुभ रही हैं, जलन हो रही है, जो आम भाषा के अंदर, डॉक्टरी भाषा के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। और ये भी हमने देखा कि हमारे 60 से 70% मरीज बुजुर्ग होते हैं, 60 साल की उम्र के अंदर होते हैं, और इस उम्र के अंदर इम्यून सिस्टम पहले से ही कम होता है, प्लस वो कैंसर की दवाइयां ले रहे होते हैं, जिसके कारण और इम्यून सिस्टम कम होता है, और कई बार इनको ओपियोइड्स जैसे दर्द निवारण गोलियां, मॉर्फिन वगैरह दी जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो कोविड के अंदर इन मरीजों का इलाज करना जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, उनको, उन मरीजों को भी कोविड ना हो जाए। कई मरीज ऐसे थे जिनको कोविड हुआ और वो इलाज करवाने के लिए आए, पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी थे जो दर्द निवारण केंद्र में आए जिनको कोविड नहीं था, पर हमारा था कि उन पेशेंट्स को हमें कोविड से बचा के रखना है। डॉक्टर भौमिक, आपसे जानना चाहेंगे, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी क्या दोनों किडनियों पर प्रभाव पड़ता है? दोनों किडनी खराब हो जाती है? डायबिटीज़ और किडनी का जो खराबी है, हमेशा दोनों किडनी पे इक्वल प्रभाव होता है, समान प्रभाव, दोनों किडनीज खराब होते हैं, दोनों के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं। जी, तो AKD और CKD इनमें भी फर्क बताएं। अक्यूट किडनी इंजुरी कहते हैं आजकल हम, AKI, और क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो जो भी बीमारी 7 दिन से कम है उसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। जैसे कोविड के लिए कोई पेशेंट भर्ती हो गया, शुरुआत में हो सकता है उसका सब कुछ नॉर्मल है, फिर उसका 2 दिन बाद पता चला क्रिएटिनिन बढ़ गया है, बिल्कुल, इसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, मतलब अचानक तुरंत कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब जो 3 महीने से ज्यादा हो, मतलब 3 महीने से ज्यादा उसका क्रिएटिनिन हमेशा बढ़ा रहा है और यूरिन में भी प्रोटीन दिखाई दे रहा है, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। तो कोविड का जो मेन प्रॉब्लम है अक्यूट किडनी इंजरी रहा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैंने किडनी के अंदर कोविड के प्रवेश द्वार हैं, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं, उसी के माध्यम से उसका एंट्री हो जाता है किडनी के अंदर, एंड वो डायरेक्टली किडनी पे बैड इफेक्ट करता है। प्लस कोविड में इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीजन कम है शरीर में, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाता है, तो इस मल्टीफैक्टर बहुत सारे वजह है जिससे किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसका हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं जी। और इसका हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 25% पेशेंट्स में अक्यूट किडनी इंजरी दिखा गया है। बिल्कुल। कोविड के दौरान किस तरह के डायबिटीज के केसेस आए और क्या कुछ अब उनको ठीक किया गया, और अब किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डॉक्टर अजय? कुछ तो एस्टेब्लिश डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो पहले से डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कुछ एक जो है न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ जो कि उन्हीं को भी पता चला है, और कुछ परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग जब कोविड का ट्रीटमेंट देते हैं उसमें एक हम लोग ट्रीटमेंट में देते हैं डेक्सामीथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो कि स्टेरॉइड ग्रुप में आता है, तो उसके बाद भी किसी को डायबिटीज़ डेवलप हुई है। अच्छा, तो ये 3 तरह के पेशेंट्स हम लोगों ने कोविड के दौरान देखे हैं। लेकिन क्या ये जो कोविड के बाद हुई है वो रिवर्सिबल डायबिटीज़ है, ठीक हो सकती है? हाँ, अगर उसको स्पेसिफिकली स्टेरॉइड इंड्यूस्ड है और उसका कोई बेसलाइन डायबिटीज़ का पार्ट नहीं है तो रिवर्सिबल है। डॉक्टर नवीन, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का चेंज देखने को मिला कि लोगों ने कहा कि अब हम थक जाते हैं, या फिर अब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है जो उस वक्त होती थी, या फिर कोविड के बाद अब नींद ढंग से नहीं आती है, या फिर जॉइंट्स में पेन रहता है, इस तरह के भी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं? ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो आपने अभी बताए, और सांस लेने वाली दिक्कत, क्योंकि जो कोविड का वायरस है वो फेफड़ों के ऊपर काफी अटैक करता है, तो जैसे जैसे वो रिवर्स होता जाता है तो सांस लेने की और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है इलाज के साथ साथ। और मैं दोबारा से दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि संयम रखें। आप अगर सपोज पहले आप 5 किलोमीटर चल सकते थे, तो कोविड के बाद आप उसके लिए अपने शरीर को टाइम दीजिए। आपके धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया, आपको जल्दी सांस चढ़ना, वो धीरे धीरे 3 से 4 हफ्तों में नॉर्मलाइज हो जाएगा।
कोविड के दौरान आपने रेस्ट भी किया होगा क्योंकि आप उतनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो उससे आपकी मसल्स में भी स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स की मोबिलिटी भी कम हो जाती है। पर ये सारे लक्षण रिवर्सिबल हैं, ठीक होने वाले हैं। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। आप जो एक्टिविटी पहले करते थे वो धीरे धीरे करिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपके जब ये लक्षण आते हैं, कोविड का नेगेटिव आने के बाद आपके ये लक्षण 1 महीने तक रह सकते हैं जी। और उसके 3 से 4 हफ्तों के अंदर ये धीरे धीरे 90% तक रिवर्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान कैसा रहा? क्योंकि अब तो बाकी स्टेट से, राज्यों से लोग आते होंगे, तो अब ट्रांसप्लांट पर ध्यान दिया जा रहा है, या क्योंकि 1 साल लग गया पूरा कोविड को अभी तक? जी आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज 1 साल काफ़ी दिक्कत रहा है, ट्रांसप्लांट वगैरह सब बंद रहा है, तो अभी तो सब काम काज अभी पूरा नॉर्मल हो गया है और ट्रांसप्लांट भी अभी हो रहे हैं। जी हाँ। और लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड के दौरान हमने डायलिसिस तो हमने पूरा किया, हमने उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। हमने तो 24/7 डायलिसिस, शुरुआत से लॉकडाउन के दौरान भी हमने डायलिसिस करते रहे, लेकिन ट्रांसप्लांट प्रॉब्लम रहा है। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ के जो शुरुआती लक्षण हैं, मान लीजिए अगर कोविड के बाद आपकी इम्यूनिटी, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है या पैरों में सूजन, पेडल एडिमा है, किस तरह से देखा जा सकता है? इसके ना बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक फटीग सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, हमेशा आदमी थकान से महसूस करेगा, लिथार्जी, शरीर में वीकनेस, है ना, फिर बार बार पेशाब जाना, बार बार प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, बार बार खाने के बावजूद भी वज़न कम होना, ये सब शुरुआती लक्षण हैं। फिर कोई घाव अगर हो गया तो ठीक नहीं होना, हाँ, है ना, कहीं सूजन होना, जैसे आपने बताया पीडल एडिमा या पैरों में सूजन होना, ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं डायबिटीज के। डॉक्टर नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि और किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी गई, और जैसे नींद ना आना या फिर एंजाइटी या फिर टेंशन, कुछ इस तरह की दिक्कतें भी देखी जा रही हैं अब? ये एक ऐसी बीमारी थी, मैं आपको अपनी आंखों देखी इसलिए बता सकता हूँ कि दर्द निवारण विशेषज्ञ के साथ साथ मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हूँ, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कोविड पैंडेमिक के अंदर आईसीयू के अंदर उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। लगभग 70% डॉक्टर जो कोविड आईसीयू में काम कर रहे थे वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। उस वक्त जब आईसीयू के अंदर पेशेंट्स बीमारी के साथ जूझ रहे थे, डॉक्टरों ने, नर्सिस ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी तरफ से अच्छी ढंग से तीमारदारी करी, सहानुभूति के साथ करी, पर वहां भी उनके अंदर एंजाइटी के लक्षण देखे जा रहे थे, क्योंकि वो एक अलग जगह के ऊपर थे, बीमारी के बारे में उनको पता नहीं था। अपने रिश्तेदारों से हमने उनको डेफिनेटली मोबाइल फोन के ऊपर वो बात करवाते थे उनसे, कि ताकि उनका जो है मनोबल बढ़ा रहे और उनको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और स्ट्रेस कम हो। ये कोविड आईसीयू के दौरान भी देखा गया, ट्रीटमेंट के अंदर, कोविड वार्ड के अंदर भी देखा गया, और ये लक्षण लगभग 1.5 से 2 महीने तक रहे आगे भी पेशेंट्स के अंदर। ड्रग इंड्यूस्ड भी थे, कुछ दवाइयों का असर भी था और कुछ वायरस का असर भी था, और इसके लिए उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ी, पर वो इफेक्टिव थे और रिवर्सिबल थे चेंजेस, और लगभग 4 से 6 हफ्तों के काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के बाद 90% मरीज ठीक हो गए थे। तो डॉक्टर भौमिक, आपसे जानना चाहेंगे, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनका फिस्टुला मिलना बहुत मुश्किल होता है जब डायलिसिस करते हैं? तो डायबिटिक पेशेंट्स में उनके जो नस होते हैं एक बहुत कमज़ोर होते हैं और ठीक से दिखाई देता नहीं है, नसें हाँ। तो इसलिए फिस्टुला उनमें बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो फिर हमें जांघों में, गर्दन में नलियों के द्वारा हम डायलिसिस करते हैं, लेकिन हाँ ज़रूर अगर हम सही वक्त पे फिस्टुला उनमें बना लें तो फिर आसानी हो जाता है, क्योंकि फिस्टुला बनाने के लिए हमें 4 जगह है यहाँ हाथों में, तो शुरुआत में अगर हमने बना लिया तो एक अगर फेल भी कर गया तो फिर दूसरी बार हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक्स में हम सही वक्त पे फिस्टुला बनाएं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या फ़र्क है? घर पर आराम से किया जा सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो पेट में पानी के द्वारा किया जाता है और पेशेंट खुद अपने घर में कर सकता है, तो अस्पताल में आने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए नॉट ओनली कोविड, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सबका रिस्क
कम हो जाता है। लेकिन हमारे पेशेंट्स घबराते हैं, कहते हैं कि मैं अकेला कैसा करूंगा डायलिसिस, इसलिए पेट्रोल डायलिसिस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इसको हम CAPD कहते हैं, पेट का डायलिसिस, वाटर डायलिसिस, पानी का डायलिसिस, ये बहुत ही आसान है और अच्छा है। पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को, जैसे आपने कहा कि बाद में पता चला उन्हें डायबिटीज है, बहुतों ने अपना वजन भी बढ़ा लिया घर पर रहकर, और बहुतों ने एक अच्छी लाइफस्टाइल भी बना ली है। तो दोनों ही इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कोविड में बहुत कुछ चेंज हुआ है जी, फॉर डॉक्टर्स, फॉर पेशेंट्स, फॉर कंट्री, हॉस्पिटल, सब में चेंज आया है। पेशेंट्स में जैसे आपने बताया पॉजिटिव भी चेंज है, नेगेटिव भी चेंज है, कि कोई किसी को दवाई का इतना ज़्यादा मतलब या एडमिशन का और ICU का इतना ज़्यादा फर्क पड़ा कि वो डिप्रेशन में चले गए। जी। डॉक्टर्स में भी जैसे अभी डॉक्टर नवीन ने बताया कि भाई ये जो डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है ये खाली पेशेंट्स में नहीं हुई है, डॉक्टर्स में भी हुई है। डॉक्टर्स में भी यस, क्योंकि आप पूरे 6 या 7 घंटे PPE पहन के एक ही माहौल में एक ही जगह काम कर रहे हैं, फिर घर जाके भी आप सब लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप क्वारंटाइन में हैं, आप बिल्कुल अकेले अलग रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस कोविड सीन में कि सभी डॉक्टर्स के साथ भी और पेशेंट्स के साथ भी अकेलापन। फिर जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम्स हैं जिसमें कि थकान होना, हाथ पैरों में दर्द होना, लिस्टलेसनेस या लिथार्जी कि भाई मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, मैं वॉक ही नहीं कर पाता हूँ, मैं पैर में दर्द हो रहा है, बांटे आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रही है हमारे डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीजों में जी। उसकी वजह से एक्सरसाइज पोटेंसी भी कम हो गई है उन लोगों की। एक्सरसाइज कम होगी तो धीरे धीरे वजन भी बढ़ता है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन चीजों में। नवीन जी, अभी डॉक्टर अजय ने बताया कि अब लोग वर्कआउट करने लग गए हैं, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं तो अब उन्हें सांस भी चढ़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि पहले तो ये दिक्कत नहीं होती थी, अब होती है। तो शायद कुछ बदलाव, न्यूरोलॉजिकल हम कहें, साइकोलॉजिकल कहें या फिजिकली कहें, उसके लिए किस तरह से काउंसल करते हैं आप? हमारी उनको सिर्फ यही सलाह रहती है कि आप जहां आपका मन करे, अगर आप घर पे रहकर भी कुछ व्यायाम, कुछ योगा करिए, ताकि और बड़ा आसान होता है। कंधे के दर्द है तो उनके कंधे की एक्सरसाइज समझाना, गर्दन का दर्द है तो उनको गर्दन की एक्सरसाइज समझाना, और बैक का पेन है तो बैक की एक्सरसाइज समझाना। तो वो अगर अपने घर में करते रहते हैं तो वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रह सकते हैं। और 70-80% बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, या अगर वो सीरियस है तो ये भी कह सकते हैं कि आप डॉक्टर भौमिक जी, एक तो जो पोस्ट कोविड की बात हो रही थी, तो एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि अक्यूट किडनी इंजरी काफ़ी एक आम प्रॉब्लम रहा है इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स का जो कंप्लीट रिकवरी बाय द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कभी-कभी होता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्चार्ज के बाद भी इनका ब्लड के जो टेस्टिंग है, जो क्रिएटिनिन का जांच और GFR का जांच, पेशाब का टेस्टिंग एक किया जाए, ताकि पता चले कि किडनी कितना रिकवर हो चुका है, या कभी-कभी रिकवर होता भी नहीं है, जिसको हम CKD कहते हैं। 3 महीने से ज़्यादा अगर ये चलता रहा प्रक्रिया तो CKD है। तो बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में किडनी का जांच रेगुलरली करा। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे, डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके फैमिली में ये हिस्ट्री है, जेनेटिक है, वो अपनी दिनचर्या कैसी रखें कि डायबिटीज अब उन्हें ना हो? पहली बात तो डायबिटीज रिवर्सल नहीं है, ये गलत है। अच्छा। पहले के थॉट्स में और अब के थॉट्स में थोड़ा बहुत फर्क है। ओके। नाउ वी से दैट डायबिटीज इज रिवर्सिबल। और पिछले 1.5 साल से आप जितने भी अगर इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में देखेंगे तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ एक अलग थ्योरी है और एक अलग चैप्टर है, जो कि रोज़ एक नए नए पन्ने उसमें ऐड हो रहे हैं। बस ये कहा जाता है कि भाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी बात हो रही थी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी, मोटिवेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हर डायबिटिक पेशेंट को। आजकल हम ये थ्योरी अपनाते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल की। अगर हमारा कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, न्यूली डायग्नोज्ड है, तो सबसे पहला काम है उसका लाइफस्टाइल ठीक करना, उसको प्रॉपर डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और अगर थोड़ा सा ओबेस है तो उसको वेट लॉस के लिए मोटिवेट करना। ये चीज़ें, तीनों चीज़ अगर हम कर पाते हैं तो वी कैन, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डायबिटीज़ रिवर्सल को हम लोग पा पाएंगे या रीच कर पाएंगे। हाँ। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या आपको है अगर डायबिटीज़, और आप अगर अपने बच्चों में चाहते हैं कि भाई
इसको हम डिले करें या ना आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उनकी डाइट, लाइफस्टाइल ये सुधारिए। आजकल जितना भी, जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जितने भी बच्चे हैं आप 24 घंटे उनको व्हाट्सएप या जो भी कोई सोशल मीडिया है उस पे या वीडियो गेम्स पे बिजी पाएंगे। आउटडोर एक्टिविटीज का जो ट्रेंड है या जो आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो खत्म सी हो गई हैं। तो हम जितने भी स्कूल प्रोग्राम्स में जाते हैं उसमें हर बच्चे को ये समझाते हैं कि एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज इज मैंडेटरी। आप 2 घंटे अपनी आउटडोर एक्टिविटीज रखिए, चाहे उसमें आप खेलिए, कूदिए, चलिए, साइकिलिंग कीजिए और अपने आप को किसी ना किसी खेल में व्यस्त रखिए। एक्टिव लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी आपने कहा 2 घंटे की बहुत जरूरी है, ताकि डायबिटीज आपके दूर दूर तक आपको छू भी ना पाए। बिल्कुल सर। हाँ जी, डॉक्टर भौमिक, डॉक्टर अजय और डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आयुर्वेद हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और किस तरह से हमें लाभ देता है, आइए जानते हैं इस टिप्स के जरिए। कोरोना के बाद हमने देखा है कि एक लॉन्ग कोविड जैसे सिम्टम्स है कि कई लोगों को एक सीवियर बॉडी एक होता है, मसल में पेन होता है, थकान होती है, नींद ना आना, जोड़ों में दर्द या एक मानसिक तनाव, एक रेस्टलेसनेस महसूस किया, ऐसे कई सारे कंप्लेंट है। तो एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जारी हुआ, उसमें आयुर्वेद का भी समावेश है। जितने भी कोविड हेल्थ सेंटर है वहाँ हम अश्वगंधा चूर्ण दे रहे हैं। उसके साथ साथ गिलोय वटी भी 2 गोली सुबह शाम है। च्यवनप्राश जो एक आंवले से बना हुआ है वो भी सुबह अगर 1 चम्मच ले दूध के साथ या गर्म पानी के साथ और भूख लगने के बाद ही खाना खाए तो इसका रिजल्ट उपयोग होता है। एक एक्सटर्नल जहाँ जोड़ों में दर्द है वहाँ मसाज करना, तेल से, ऑयल से मसाज करना, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए नेजल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अणु तेल है या जो कोई भी औषधि तेल है, ब्राह्मी, घृत या गाय का घरेलू घी तेल, अगर ये नाक में 1-1 बूंद सोने से पहले या सुबह शाम 2 बार डालें तो उससे भी नींद अच्छी आती है। हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो पेशेंट एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट यूनिट है, हमने यहाँ शिरोधारा भी हम कर रहे हैं 14 दिन की, 7 दिन की, जिससे पेशेंट को लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सुबह 15 से 20 मिनट तक अगर हम योग करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, रेस्पिरेटरी करें तो लंग को एक बड़ी अच्छी ताकत मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जरूर है कि ताज़ा खान पान, जो भी खाना है वो समतोल रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। मौसमी फ्रूट जरूर ले लीजिएगा। हल्दी वाला दूध जो टर्मरिक लैटे है, गोल्डन मिल्क, वो भी रात को सोते समय या दिन में लेना जरूरी है। और गार्गलिंग, गले में खराश है, सूखी खांसी है तो आप गार्गलिंग के बाद मुलेट ही जरूर ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन लौंग डाल के वो लेना, वो भी जरूरी है। खान पान, जीवन शैली में बदलाव, योग और आयुर्वेद के घरेलू सिंपल उपचार, इसके साथ हम कोरोना के बाद भी आयुर्वेद के साथ बच सकते हैं। तो फिलहाल हेल्दी इंडिया में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।